गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट के लेक्चर में कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन और मास कंसंट्रेशन के बारे में जाना था। आज के लेक्चर में हम मास फ्रैक्शन, मोलर फ्रैक्शन और दूसरी टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। जो मास फ्रैक्शन होता है, मास फ्रैक्शन मतलब मास मतलब द्रव्यमान, फ्रैक्शन मतलब अंश। तो द्रव्यमान अंश या मास फ्रैक्शन किसी विलयन में स्पीशीज़ ए, मतलब अगर हम कोई भी विलयन में, क्योंकि विलयन में आपकी कितनी भी स्पीशीज़ हो सकती हैं, ए बी सी डी या कितने भी कंपोनेंट आपके मिले हुए हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी सिर्फ एक या पर्टिकुलर किसी एक स्पीशीज़ या ए का मास फ्रैक्शन निकालना हो, तब किसी विलयन में स्पीशीज़ ए का मास फ्रैक्शन एक्स ए डैश, इसको एक्स ए सफिक्स में ए डैश के नाम से जाना जाता है। तो किसी विलयन में स्पीशीज़ ए का मास फ्रैक्शन एक्स ए डैश स्पीशीज़ ए के मास कंसंट्रेशन तथा विलयन के मास कंसंट्रेशन के अनुपात के बराबर होता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मास फ्रैक्शन किसी विलयन में स्पीशीज़ ए का मास फ्रैक्शन एक्स ए डैश स्पीशीज़ ए के मास कंसंट्रेशन तथा विलयन के मास कंसंट्रेशन के अनुपात के बराबर होता है। तो एक्स ए डैश इज इक्वल्स टू रो ए। रो जो होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है या मास कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, हमने लास्ट के लेक्चर में जाना था। तो अगर ए का मास कॉन्सेंट्रेशन आपका रो ए हो जाएगा, और अगर बिलियन का मास कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना होगा तो वह रो हो जाएगा। तो अगर मास फ्रैक्शन हमें सिर्फ ए का निकालना है तो वह ए का मास कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय विलेन का मास कंसंट्रेशन के अनुपात के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से हम बी के लिए मास फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो बी का मास कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बिलियन का मास कंसंट्रेशन, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो मास फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर हो जाता है। हमें पता है कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है उसका, अगर आपके विलयन में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिले हुए हैं, तो अगर हम उनका फ्रैक्शन निकालते हैं तो अगर हम उनको जोड़ेंगे तो उन सब का जो जोड़ होता है वो एक के बराबर आता है। किसी भी विलयन में उपस्थित जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं, अगर हम उनके मोल फ्रैक्शन को निकाल कर जोड़ेंगे तो उन सब का जो योग आता है वो 1 के बराबर आता है। तो जो मास फ्रैक्शन होता है वो किसी विलयन में स्पीशीज़ ए का मास फ्रैक्शन एक्स ए डैश स्पीशीज़ ए के मास कॉन्सेंट्रेशन तथा विलयन के मास कॉन्सेंट्रेशन के अनुपात के बराबर होता है। इसी तरह से आपका मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन किसी विलयन में स्पीशीज़ ए का मोल फ्रैक्शन स्पीशीज़ ए के मोलर कंसेंट्रेशन तथा विलयन के मोलर कंसेंट्रेशन के अनुपात के बराबर होता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि किसी विलयन में स्पीशीज़ ए सेम एज, जैसे हमने मास फ्रैक्शन या फिर आपके द्रव्यमान अंश के बारे में जाना है, इसी तरीके से आपका मोल फ्रैक्शन या मोल अंश है। तो किसी विलयन में स्पीशीज़ ए का मोल फ्रैक्शन स्पीशीज़ ए के मोलर कंसंट्रेशन तथा इस विलयन के मोलर कंसंट्रेशन के अनुपात के बराबर होता है। चूँकि मास कंसंट्रेशन जो होता है उसको रो के नाम से जानते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन को हम सी के नाम से जानते हैं, और जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको एक्स ए से निरूपित किया जाता है। आपका मास फ्रैक्शन एक्स ए डैश से निरूपित किया जाता है, और जो मोल फ्रैक्शन होता है वो एक्स ए से निरूपित किया जाता है। तो जो एक्स ए है वो किसके इक्वल हो गया, मोल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विलयन के अनुपात के बराबर होता है। तो एक्स ए इज इक्वल्स टू सी ए डिवाइडेड बाय सी। एक्स ए आपका ए का मोल फ्रैक्शन हो गया, सी ए आपका ए का मोलर कंसंट्रेशन हो गया, कैपिटल सी आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो गया। तो इसलिए बाइनरी मिक्सचर, मतलब अगर हमारे मिक्सचर में सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं, तो अगर हम उनके मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, अलग अलग निकाल करके अगर हम उनकी वैल्यू को जोड़ते हैं तो उसका जो मान आता है वो 1 के बराबर आता है। गैस अवस्था में कॉन्सेंट्रेशन आंशिक दाब के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि आपका जो गैस अवस्था में जो आपके गैस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनकी गति भी बहुत तेज़ होती है। तो चूँकि जो हमारा लिक्विड होता है या आपका जो द्रव होता है उसके अणु गैस के मुकाबले थोड़े पास पास होते हैं, तो
उसकी वजह से क्या होता है कि हम उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसमें जो भी घुली हुई चीज़ें हैं उसके बारे में आसानी से जान पाते हैं। लेकिन गैस के अणु इतना दूर दूर होते हैं, हम उसको उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात ही नहीं कर पाते हैं। तो हम जो गैस का जो मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं वो जनरली प्रेशर या आंशिक प्रेशर या आपका पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में जाना जाता है। तो गैस अवस्था में कॉन्सेंट्रेशन आंशिक दाब के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। तो चूँकि आइडियल गैस लॉ के अनुसार आपका जो आइडियल गैस होती है उसके उस नियम के अनुसार PV इज टू nRT होती है। अगर हम A के लिए निकालना चाहें तो PAV इज टू NART हो जाएगा। तो अगर मैं V को इधर ले जाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि जो आपका जो मोल होता है, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय जो आपका वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। लास्ट के लेक्चर में हमने जाना था कि जो नंबर ऑफ मोल और जो आयतन का अनुपात होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। तो अगर आइडियल गैस नियम के अनुसार देखें तो PV इज इक्वल्स टू NART, ये RT इधर जाएगा तो ये PA/RT हो जाएगा। अगर हमारा ये PA, अगर हम RT को इधर ले जाते हैं तो PA डिवाइडेड बाय RT हो जाएगा। V को हम इधर ले जाएंगे तो NA डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। तो NA डिवाइडेड बाय किसके बराबर होता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के बराबर होता है। तो अल्टीमेटली आपका जो PA/RT है वो किसके बराबर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो आंशिक दाब की यूनिट के रूप में आ गया। तो हमने पढ़ा गैस अवस्था में कॉन्सेंट्रेशन आंशिक दाब के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इस नियम के अनुसार हम आसानी से कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर की यूनिट में या पार्शियल प्रेशर की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज आपकी गिवन है कि जहाँ जो स्मॉल PA होता है वो स्पीशीज़ A का आंशिक दाब होता है मिक्सचर में, जो आपका Na होता है वो मिक्सचर में A के नंबर ऑफ मोल होते हैं। आपका कैपिटल R गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब फिक्स तापमान है। V आपका मोलर वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर और C आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हो गया। चूँकि XA जो होता है वो CA डिवाइडेड बाय C होता है। CA की वैल्यू हमने यहाँ से जानी है कि वो PA/RT होती है। तो CA की वैल्यू PA/RT, इसी सिमिलरली अगर हम विलेन की निकालना चाहें तो वो कैपिटल P/RT हो जाएगा। तो अगर हम इसके रेशियो को निकालना चाहें तो RT से RT कट जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रेशियो PA/P बचेगा। तो इस तरीके से हम विलेन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी जान सकते हैं जो गैस अवस्था में है। तो C जो कैपिटल C मतलब विलेन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो CA+CB हो जाएगा, क्योंकि इनका सम विलेन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर ही होता है। तो अगर हम इन्हें गैस अवस्था में जानना चाहें तो CA की वैल्यू P/RT प्लस CB की वैल्यू PB/RT वो किसके बराबर हो जाएगा, विलेन के कॉन्सेंट्रेशन जो प्रेशर की टर्म में हमने डिनोट किया है तो वो P/RT हो जाएगा। उसके बाद में आपकी वेलोसिटीज़ आती हैं। वेलोसिटीज़ मतलब आपका जो गैस है उसका, या गैस के मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो कितनी तेज़ी से गति कर रहे हैं। तो वेलोसिटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि किसी विस्तृत मिक्सचर में, मतलब जिस मिक्सचर का डिफ्यूज़न हो रहा है, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल हैं अगर वो गति कर रहे हैं, तो किसी विस्तृत मिक्सचर में विभिन्न केमिकल स्पीशीज़ अलग अलग वेग से गति करते हैं, क्योंकि कोई आपका जो गैस का मॉलिक्यूल होता है कोई हल्का होता है कोई भारी होता है, इसी बेसिस पे वह अलग अलग तरह से गति करते हैं। तो किसी विस्तृत मिक्सचर में विभिन्न केमिकल स्पीशीज़ अलग अलग वेग से गति करते हैं, क्योंकि उनकी गतिशीलता या मोबिलिटी अलग अलग होती है। माना जो UI है, क्योंकि वेग है, वेग को आप या तो स्मॉल u से डिनोट कर लें या फिर स्मॉल v से डिनोट कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको स्मॉल u से डिनोट कर सकते हैं। तो माना UI, I यहाँ पर जो है वो ABCD मतलब उस मिक्सचर में घुले हुए कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पर I से आप कंफ्यूज मत होना कि माना UI किसी आयत स्पीशीज़, मतलब यहाँ पर हमने आयत को मान लिया है कि कोई भी आपका ABCD को कहने की बजाय हमने यहाँ पर I मान लिया है उसको। तो माना UI किसी आयत स्पीशीज़ की वेलोसिटी है, मतलब वेग है, तब N स्पीशीज़ के मिक्सचर के लिए I किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए या किसी अकेली स्पीशीज़ के लिए बोला गया है, तथा N उस मिक्सचर में घुले हुए कई सारे कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट घुले हुए होंगे
उसको हमने n स्पीशीज़ माना है। तो माना यू आई किसी ith स्पीशीज़ की वेलोसिटी है, तब n स्पीशीज़ के मिक्सचर के लिए लोकल मास एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपके गैस के मॉलिक्यूल हैं वो कितनी तेज़ी से गति कर रहे हैं। तो उसके बारे में जो लोकल मास एवरेज वेलोसिटी है उसको, या आप उसको कह लो हिंदी में उसको स्थानीय द्रव्यमान औसत वेग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका लोकल मास एवरेज वेलोसिटी को निम्न प्रकार लिखा जाता है, स्मॉल u इज़ इक्वल्स टू समीशन ऑफ या जोड़ ऑफ i इज़ इक्वल्स टू 1 to n, मतलब i में चाहे आपका उस मिक्सचर में 2 कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट हो या बहुत सारे कंपोनेंट हो, तो i इज़ इक्वल्स टू 1 to n रो आई यू आई डिवाइडेड बाय उस विलयन का जो मास कंसंट्रेशन है उसका अनुपात होता है। चूँकि जो रो मल्टीप्लाई यू जो होती है वह स्थानीय दर होती है जिस पर कोई भी द्रव्यमान किसी यूनिट क्षेत्रफल से पास होता है। मतलब कोई आपका, जैसे मान लें आपका ये पेन है, अगर ये पेन किसी खाली पाइप के तरह है, अगर इस पाइप में से आपकी कोई गैस पास हो रही है तो वो जो पाइप है वो यूनिट क्षेत्रफल हो गया। उस यूनिट क्षेत्रफल से कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड अगर वो पास होता है या गुज़र जाता है तो जिस दर से वह गुज़रेगा उसे यू कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपकी लोकल एवरेज मास वेलोसिटी होती है या द्रव्यमान या स्थानीय द्रव्यमान औसत वेग होता है वो u इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n रो आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ रो आई के बराबर होता है। रो आई वह स्थानीय दर होती है जिस पर कोई भी द्रव्यमान एक यूनिट क्षेत्रफल से पास होता है जब इसे u के लंबवत रखा जाता है। चूँकि इसलिए a और b के बाइनरी सिस्टम के लिए स्मॉल u इज़ इक्वल्स टू रो ए, क्योंकि यहाँ पर हमने तो बिल्कुल सभी के लिए लिख दिया है। अगर हमारे 2 कंपोनेंट मिले हुए हैं उस मिक्सचर में तो रो ए इंटू यू ए प्लस रो बी इंटू यू बी डिवाइडेड बाय रो के बराबर होता है। इसके बारे में हम आगे और नेक्स्ट के लेक्चर में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू।